नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीएनए की सीरीज में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए आइए आज का सीरीज हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका अनुवादिनी ऐप। सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि अनुवादिनी ऐप किससे रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा ये शिक्षा पर आधारित होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह शिक्षा में मल्टीपल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने का काम करेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनुवादिनी ऐप क्या काम करेगा, तो ये शिक्षा में मल्टीपल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने का काम करने वाला है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली पे झांकी प्रदर्शन, परेड ये सब होता है। राज्यों के थीम को लेकर के प्रतिस्पर्धा होता है और झांकी प्रदर्शन किया जाता है। इसी सर्वश्रेष्ठ झांकी में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला स्थान जो है वो उड़ीसा को मिला हुआ है, दूसरे में गुजरात है, तीसरे में तमिलनाडु है। लेकिन लोगों के पसंद के आधार पर यदि हम बात करेंगे तो पहला स्थान जो है गुजरात को प्राप्त हुआ है, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश और तीसरा जो है वो आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को पूछा जाए तो आप उड़ीसा आंसर लगाएं, लेकिन लोगों के पसंद के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो गुजरात को दिया गया है। खास बात ये कि उड़ीसा में अगर हम झांकी में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हस्तशिल्प या हथकरघा को महत्व दिया गया है, लेकिन वहीं पर अगर हम गुजरात की झांकी को देख पा रहे हैं तो ये धोरोडो पर्यटन जो है गांव को प्रदर्शित किया गया है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ झांकी में उड़ीसा याद रखें, लोगों के पसंद के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी में गुजरात को याद रखना है। इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। इनका आयोजन नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 75वां जो गणतंत्र दिवस है उस पर किया गया था, जिसमें उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका चुनाव आयोग लोगो एवं टैगलाइन। हम सभी जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग के द्वारा इनका लोगो और टैगलाइन को भी चेंज कर दिया गया है। याद रखिएगा कि अब इनका जो टैगलाइन है वो चुनाव का पर्व है, याद रखना है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य केवल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए है और ये खास बात ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग के द्वारा ये परिवर्तन किया गया है। मतलब लोगो भी चेंज हुआ है और साथ ही साथ में टैगलाइन भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इसलिए टैगलाइन चुनाव का पर्व होगा, क्लियर है, और देश का गर्व, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा, इसलिए इसे ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका हिम तेंदुआ। हाल ही में हिम तेंदुआ के लिए आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें नाम से स्पष्ट हो जा रहा है हिम मतलब बर्फीला क्षेत्र पे हमको देखना पड़ेगा कि वहां पर जो पाए जाने वाला तेंदुआ है इसकी संख्या कहां पर सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा हिम तेंदुआ की सबसे संख्या ज्यादा लद्दाख में है। कहां है आपका? लद्दाख में। दूसरा में उत्तराखंड और तीसरा में हिमाचल प्रदेश। तो सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ कहां पाया जा रहा है? लद्दाख में। टोटल संख्या की हम बात करेंगे तो 718 जो है वो आंकड़े जारी किए गए हैं संख्या में, क्लियर है। इसलिए हम इसको याद रखना है। ये शीर्ष 3 जो हैं उनको हम महत्व दिए हैं, इसलिए पहला लद्दाख, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा जो है वो हिमाचल प्रदेश होगा, क्लियर है। टॉप 3 को लिया गया है, ठीक है। अभी इसके अलावा और भी है, लेकिन हमको टॉप 3 से मतलब है, इसलिए हम इतने को याद रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 69 जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 है उसको हम देखते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में काफी चर्चित फिल्म है 12th फेल।
12वीं फेल को जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। साथ ही में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में 12वीं फेल के ही जो निर्देशक है विनोद चोपड़ा जी, उनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में विनोद चोपड़ा जी याद रखें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म में 12th फेल याद रखें। यदि हम अभिनेता के रूप में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, रणवीर कपूर जो है एनिमल फिल्म से संबंधित है, तो उनके जो अभिनेता है, एक्टर जो है, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में रणवीर कपूर को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में यदि हम बात करें तो आलिया भट्ट को दिया गया है। तो ये फिल्म फेयर पुरस्कार में यदि हम बात करें तो एक हमने लिया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशक, अभिनेता और अभिनेत्री, ये 4 का पेयर बनाए हुए हैं, इसको हमको याद रखना है। क्लियर है? इसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बिहार के मुख्यमंत्री। हाल ही में फिर से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और यह इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं कि 9वीं बार ये मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिए हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा नीतीश कुमार। ठीक, ये काफी चर्चित हैं इसलिए क्योंकि ये बार बार सत्ता बदल करके ये इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है और इस बार फिर से सत्ता परिवर्तन कर ये 9वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। अब खास बात ये कि सन 2000 में नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे, इसलिए नीतीश कुमार कहां के मुख्यमंत्री है ये हमसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बिहार के मुख्यमंत्री हैं। रिकॉर्ड भी कायम हुआ है, 9वीं बार मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ लिए हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पद्म पुरस्कार 2024। जैसा कि हम सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही उस वर्ष में जो पद्म पुरस्कार है उसकी घोषणा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, घोषणा कौन करेगा? केंद्र सरकार। और अभी 2024 में जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों को यदि हम मिला दें तो 132 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। खास बात यह याद रखना है कि जिसमें अगर आपको पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार 2024 में पद्म विभूषण कितना है, पद्म भूषण कितना है और पद्मश्री कितना है, तो आप उसको आसानी से क्लासिफाइड कर पाएंगे 132 को, जिसमें आपको याद रखना है कि 5 जो है वो पद्म विभूषण है। क्लियर है? कितना है? 5। इसके बाद याद रखना है 17 जो है वो पद्म भूषण होगा और पद्मश्री अगर हम बात करें तो वो है आपका 110। इस प्रकार से हमको याद रखना है 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 क्या होगा? पद्मश्री होगा। खास बात याद रखना है पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। क्लियर है? तो आप इसे क्लासिफाइड करें। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो पूरा 110 का हमको याद नहीं रखना है, पूरा 17 पद्म भूषण याद नहीं रखना है, कुछ कुछ मेन जो है वो हमको याद रखना है। जैसे इसमें 5 है तो हम पांचों के नाम को देख लेते हैं। साथ ही में अगर हम बात करेंगे पद्मश्री में तो हमारे राज्य के अनुरूप जो कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि पद्म विभूषण किसे किसे प्राप्त हुआ है। तो पद्म विभूषण में 5 लोग हैं और ये 5 कौन कौन हैं? तो एक याद रखिएगा बंधेश्वर पाठक जी, सुश्री वैजयंती माला, कोनिदेला चिरंजीवी, श्री एम वेंकैया नायडू, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम। तो इस तरीके से 5 जो हैं वो पद्म विभूषण याद रखें। पद्म भूषण में सुश्री एम फातिमा बीवी, श्री मिथुन चक्रवर्ती, श्री राम नाइक, ये ऐसे और भी अगर हम बात करेंगे तो कुल 17 लोगों को पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। अब 110 पद्मश्री में यदि हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 3 लोगों को पद्मश्री प्राप्त हुआ है।
हम इसके लिए जो सीएनए के जो छत्तीसगढ़ वाले सीरीज होंगे उनमें इनके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। अभी केवल हम नाम देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को पद्मश्री 2024 जो है वो प्राप्त हुआ है। ये 3 व्यक्तित्व कौन कौन है? तो पहला पंडित रामलाल बरेठ, याद रखेंगे। दूसरा हेमचंद मांझी और तीसरा जागेश्वर यादव जी। इस प्रकार से ये 3 प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिन्हें पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको चीजों को याद रखना था। तो आज के सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखें जिसे आप नोट करें और अच्छे से पढ़ें। क्लियर है? थैंक यू।